चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो हम एक एक करके कर रहे थे कि माइक्रोब्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर आता है हमारे फ़ायदे के लिए। अगला आता है बेटा हमारा फ़ायदा बायोगैस का प्रोडक्शन। अब देखो इसी के आगे लिखा हुआ है एनर्जी जनरेशन। तो ये बायोगैस क्या होती है, एक तरह की एनर्जी है जिसका हम हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बायोगैस क्या है, सबसे पहले जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो साथ में डेफिनेशन भी कवर करेंगे। बायोगैस की डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस एक कोई सिंगल गैस नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन, जिसमें सबसे ज़्यादा मेनली प्राइमरीली क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, क्योंकि हम वही पढ़ ही रहे हैं, विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। मतलब सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोब्स ने क्या किया, बायोगैस प्रोड्यूस करी। ठीक है, और बायोगैस को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह। और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एनर्जी कह रहे हैं, क्योंकि फ्यूल एनर्जी के सोर्स का काम करता है। फ्यूल क्या काम करता है, एनर्जी के सोर्स का काम करता है। ठीक है, उसमें आया ये बायोगैस होती क्या है। बायोगैस में मिक्सचर ऑफ गैसेज होंगे। देखो कुछ भी नहीं अभी लिख रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से जितना पता चला है वही लिख रहे हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेज होंगे। सबसे मेन गैस कौन सी हो गई, सबसे मेन गैस कौन सी हो गई इसमें, मीथेन, CH4। इतना पढ़ा अभी हमने। ठीक है, अब आओ, यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। किसके ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है कि भाई ये माइक्रोब है, ये भी तो एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ऑर्गेनिज्म है तो ये भी तो ग्रो करता होगा। कैसी ग्रोथ करता होगा, अपना साइज भी बढ़ाता होगा और अपना नंबर भी बढ़ाता होगा, अपनी प्रोजेनी भी बनाता होगा, रिप्रोडक्शन भी होता होगा, भले ये सेक्सुअल होता होगा। ठीक, और साथ ही में मेटाबॉलिज्म भी तो करता है, ये भी तो अपना जीवन चलाने के लिए सांस ले रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल रेस्पायर कर रहा होगा, रेस्पिरेशन होगा, भले ही एनारोबिक कर रहा हो या एरोबिक कर रहा हो, मेटाबॉलिज्म तो कर रहा है। और ये सब करने में जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, वैसे माइक्रोब्स भी अपने मेटाबॉलिज्म में कुछ गैसेस रिलीज करते हैं, यानी कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। यही पढ़ा भी हमने। ठीक है, अब कैसी गैस प्रोड्यूस होगी, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स दे यूटिलाइज। डिपेंड करता है इनके मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में, सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकता है, सबस्ट्रेट कैन बी डिफरेंट। जैसे हम ऑक्सीजन का काम किस पे कराते हैं, ग्लूकोज पे। ग्लूकोज क्या है, हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, तो इस सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल तो सब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ही करते हैं, बट ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन यूज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, वैसे ही सबस्ट्रेट कैन बी डिफरेंट। सो जो गैसेज एंड प्रोडक्ट में निकलती हैं, दैट गैसेज कैन बी डिफरेंट। अलग अलग माइक्रोब में अलग अलग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा और वो अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स, कि माइक्रोब कौन सा है और वो कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहा है। इन द एग्जाम्पल साइटेड इन द रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, याद है अभी हम पीछे पढ़ रहे थे जब फर्स्ट वाला टॉपिक, जिसमें हमने बोला कि हम डो तैयार करते हैं, जैसे हम इडली और डोसा का बैटर तैयार करते हैं, जैसे ही ब्रेड मेकिंग के लिए डो तैयार किया जाता है उसमें। तो हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े, हमने डो में फर्मेंटेशन पढ़ा है, हमने चीज मेकिंग में पढ़ा, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, हमने बेवरेजेस का भी पढ़ा कि अच्छा बेवरेजेस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी अलग माइक्रोब्स यूज करते हैं। द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज CO2। याद है वो फर्मेंटेशन में हम पढ़ रहे थे कि जब डो बनाते हैं तो वो फुला फुला सा क्यों होता है, उसमें फर्मेंटेशन होकर CO2 निकलता है।
चीज़ में वो होल्स क्यों बोले थे? क्योंकि CO2 निकलता है। और साथ ही साथ बेवरेजेस जब हम बनाते हैं उसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 प्रोड्यूस होता है। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, देखो होता क्या है, बेसिक आप भी समझते हो भैया, O2 भरपूर होगा तो CO2 रिलीज होगा, ठीक है, जैसे कि एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा ही होता है कि O2 भरपूर होता है, ऑक्सीजन भरपूर होता है, CO2 निकलता है। और दूसरा आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही होता है फर्मेंटेशन, इसमें क्या होता है? भरपूर ऑक्सीजन नहीं होता, तो पूरा ऑक्सीडेशन होकर CO2 पूरा नहीं बन पाता। तो देखो हाउएवर कुछ बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, ना कि एरोबिकली, मतलब उनके पास भरपूर ऑक्सीजन नहीं है कि वो पूरा CO2 बना दे। जो बैक्टीरिया, ध्यान दो, जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब, हम माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं, तो जो माइक्रोब, फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो करता है ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, यानी कि उनका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमारी तरह ग्लूकोज ना हो के क्या है? सेल्यूलोज है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विथ CO2 एंड हाइड्रोजन। ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्गेनिज्म, चलो कलर चेंज करती हूँ आपके लिए और एक सेपरेट एग्जाम्पल लिखती हूँ जो NCERT कह रही है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म, ये वाला ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक्रोब है जो कि बैक्टीरिया है, ठीक है, और मान लो इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ना कि एरोबिक। सर फोटो यूज करके CO2 नहीं निकालेगा, ये इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और मान लो इसका जो सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, इसका जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है इज सेल्यूलोज, ठीक है, तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा CO2 प्रोड्यूस करेगा। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं CO2 प्रोड्यूस करते हैं, प्लस कोई और गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर सेल्यूलोज को इस बैक्टीरिया ने लिया, कोई बैक्टीरिया है, देखो क्या बोला है इसके पहले कि कैसा माइक्रोब है, कैसी रेस्पिरेशन करता है, और उसका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या गैसेस आएंगी। तो CO2 के साथ कौन सी गैस आएगी? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला बैक्टीरिया है और सेल्यूलोज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो गैस आएगी CH4, और थोड़ा हाइड्रोजन तो सभी निकालते हैं तो वो भी आएगी, ठीक है। तो however certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane, तभी तो predominant, इसमें भी सबसे मेन क्या हो गया? सबसे मेन, प्रीडोमिनेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा, मेन का मतलब है सबसे ज्यादा अमाउंट किसका आ रहा है? मिथेन का। लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन अलोंग विथ CO2 एंड H2। थोड़ा थोड़ा CO2 भी आएगा, थोड़ा थोड़ा H2 भी आएगा, पर पूरा का पूरा CO2 नहीं बनेगा, मिथेन बहुत सारा बनेगा। These bacteria are collectively called methanogens। अब ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसा करते हैं, मेनली मिथेन निकालते हैं, इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? इन बैक्टीरिया को हम, बैक्टीरिया बहुत होते हैं पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली मिथेन निकालते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। तो अगर आप मान लीजिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और आपको पूछा जाए मिथेनोजेंस क्या होते हैं, तो मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, सेल्यूलोजिक मटेरियल उनका सबस्ट्रेट होता है जिससे वो प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और साथ में थोड़ा CO2 और H2 प्रोड्यूस करते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम, और मिथेनोजेंस पूरा ग्रुप है। इस मिथेनोजेंस की भी एग्जांपल अगर आपको लिखनी हो तो दिस इज मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम, इसको अंडरलाइन करेंगे, M कैपिटल लिखेंगे, जीनस का नाम है ये, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम। दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द मिथेनोबैक्टीरियम जैसा बैक्टीरिया, यानी मिथेनोजेंस जैसा बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम जैसा बैक्टीरिया यानी मिथेनोजेंस जैसा बैक्टीरिया, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो एनारोबिकली सेल्यूलोजिक मटेरियल पर ग्रो करता है। ऐसा बैक्टीरिया कॉमनली कहाँ पाया जाता है? एनारोबिक स्लज। याद करिए ये शब्द आपने कहाँ पढ़ा था? ये शब्द आपने पढ़ा था अभी रिसेंटली ही
टीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। जब हम टॉपिक कर रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। जब हम स्लज डाइजेस्टर में सेकेंड टाइम पर उसको डालते हैं तो वहां पर एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर आया था जिसमें आपने दोबारा से उसको डाइजेस्ट किया था, तो उसमें बचे हुए बैक्टीरिया को हमने क्या किया था, एनारोबिकली वाले को ग्रो कराया था। याद करो, आप टॉपिक देखोगे, कॉपी रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा कि दोबारा से जब हम सेकेंडरी एफ्लुएंट बना रहे थे उस टाइम पर सेकेंडरी एफ्लुएंट तो क्लीन हो गया और उसका जो रेमनेंट बचा हुआ था उसको हमने एनारोबिक स्लज में पहुंचाया। एनारोबिक जो उसका स्लज डाइजेस्टर था उसमें हमने जब पहुंचाया था वो बचे हुए फ्लॉक्स को, तो वही उसी को तो हमने एनारोबिक स्लज बोला था। तो वो जो सीवेज ट्रीटमेंट के समय आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सामान पहुंचाते हैं वो एक्चुअली मिथानोजेंस जैसे बैक्टीरिया से भरा हुआ होता है जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं। और इसीलिए आपने बोला था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जो सेकेंड टैंक आता है बाद में, उसमें आपने क्या किया था, उससे बायोगैस प्रोड्यूस करा ली थी। तो जो चीज फेंकनी थी आपने उससे बायोगैस प्रोड्यूस करा ली, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिथानोजेंस होते हैं और ऐसे मीथेन वाले गैसेस मिलते हैं और इन्हीं को तो आप बायोगैस बोलते हो। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं मिथानोजेंस, एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं, र्यूमेन में पाए जाते हैं, जो कि कैटल्स गाय भैंस वगैरह के स्टमक का एक पार्ट होता है। तो मिथानोजेंस अगर पूछा जाए पाए कहाँ जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल लोकेशन की क्या हो सकती है, एन एरोबिक स्लज। कहाँ पढ़ते हैं ये हम, सीवेज ट्रीटमेंट में। और क्या बोल सकते हो आप, र्यूमेन। र्यूमेन क्या है, कैटल्स के स्टमक का पार्ट है, तो उसमें भी पाए जाते हैं मिथानोजेंस, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते ये। ठीक है, A lot of cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen। तो क्या होता है, जो कैटल्स फूड खाते हैं मेनली वो प्लांट बेस्ड खाते हैं। प्लांट में आपको पता ही है सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो जो कैटल्स होती हैं उनके स्टमक के पार्ट र्यूमेन में बहुत सारा सेलुलोज होता है, उसको मिथानोजेंस खाकर बहुत सारा बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो कैटल के स्टमक में र्यूमेन पार्ट होता है, उसमें मिथानोजेन पड़े हुए हैं। और कैटल के र्यूमेन में कैटल खाना खाता है तो प्लांट खाता है, सेल वॉल खाता है प्लांट की, उसमें सेलुलोज है, तो वो जो मिथानोजेन वहां बैठे हुए हैं वो सेलुलोज को खा खा के बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, in rumen these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle। क्योंकि हम तो खाना पका लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं, पर कैटल्स ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके स्टमक में मिथानोजेन बैठे हुए हैं कि चलो लाओ, तुमने प्लांट सीधे खा लिया, सीधे तुमने प्लांट का बेस खाया, तो सेलुलोज को तुम कैसे तोड़ोगे, तो मैं सेलुलोज को तोड़ देता हूँ। तो मिथानोजेन बैठ के कैटल्स ने जो भी प्लांट का पार्ट खाया उसमें से सेलुलोज को तोड़ के उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डू यू थिंक वी ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड्स। थोड़ा बहुत हम डाइजेस्ट वैसे नहीं कर सकते, हमारे पास कोई डायरेक्टली सेलुलोज एंजाइम नहीं होता तो हम नहीं कर सकते, बट दस द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। ठीक है, क्योंकि कैटल के पेट में प्रेजेंट है ये, क्योंकि कैटल के पेट में मिथानोजेन है, कैटल के पेट में मिथानोजेंस ने क्या किया, सेलुलोज खाया और बायोगैस प्रोड्यूस किया। तो कैटल का जो फीकल मैटर होगा, एक्सक्रीटा होगा, डंग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कॉमनली हिंदी में गोबर बुलाते हैं, इसीलिए उनका जो फीकल मैटर निकलेगा, उनका जो एक्सक्रीटा होगा, उनका जो काउ डंग होता है जैसे गोबर होता है, उसमें ही तो वो मिथानोजेंस आएंगे, और वो मिथानोजेंस क्या कर रहे हैं, सेलुलोज खा के बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बायोगैस क्या है, एनर्जी, फ्यूल। तो डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। तो उस डंग से जो बायोगैस का मिक्सचर मिलता है हमको, उस डंग से, बायोगैस तो मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया जिसमें मिथेन ज्यादा हो, तो उस वाली गैस में भी मिक्सचर है, मिथेन ज्यादा है, तो उसको भी आप बायोगैस बुलाएंगे, पर वो क्योंकि गोबर से मिला हुआ बायोगैस है इसलिए आप उसको गोबर गैस बुला सकते हैं। और इस गोबर गैस को किस लिए यूज किया जाता है, एज फ्यूल यूज किया जाता है, एज एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है, ये सभी को पता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल खाना वाना पकाने के लिए, बत्ती जलाने के लिए, सब चीजों के लिए काऊ डंग को सुखा के यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया।
अब आते हैं द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट। अब ये बायोगैस हम बना कैसे सकते हैं, उसका एक प्लांट होता है बायोगैस प्लांट। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट जहां करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, प्लांट मतलब यहाँ पर पेड़ नहीं है। बायोगैस प्लांट भी वैसे ही क्या होता है कि जहां पर बायोगैस प्रोड्यूस की जा रही है, ऐसे एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे मिथेनोजेंस जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया से बहुत सारा एनर्जी प्रोडक्शन यानी फ्यूल डेवलप कराया जा रहा है, उस जगह को हम बायोगैस प्लांट बोलेंगे। कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक, सबसे पहले इसमें क्या होगा, इतना बड़ा टैंक होता है, कितना डीप होता है 10 to 15 फीट डीप होता है, इन विच बायो वेस्टेज जितने भी वेस्ट होते हैं बायोलॉजिकल, जैसे इट कैन बी टूटा हुआ पेड़, सड़े हुए पत्ते, जो भी बायो वेस्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, बायोलॉजिकली जितना वेस्ट होता है वो सब आ जाता है, इज कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है, एक टैंक ले लो, सबसे पहले बोला एक टैंक ले लो, ठीक है, कितना बड़ा टैंक ले लो, 10 to 15 फीट डेप्थ होनी चाहिए इसकी, ठीक है, और किस चीज का बना होना चाहिए, कंक्रीट का बना होना चाहिए। चलो कंक्रीट टैंक लिया, ठीक है। अब इस टैंक में क्या करो, इस टैंक में ये एक टैंक लिया तुमने, ठीक है, इस टैंक में क्या करो, तुम पहुंचा दो बायो वेस्टेस, इसमें क्या पहुंचा दो, बायोलॉजिकली जितना वेस्ट तुम्हें मिल सकता है वो पहुंचा दो, और प्लस थोड़ा सा डंग प्रोड्यूस इसमें पहुंचा दो। डंग पहुंचाया यानी कि क्या पहुंचा दिया, मिथेनोजेंस, क्या पहुंचा दिया, मिथेनोजेंस, ठीक है। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, देखो ये इसको फ्लोटिंग कवर कह रहा है, ये है फ्लोटिंग कवर, ये कवर है पर फ्लोट करता है इसके ऊपर। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, इसके अंदर जो भी सामान है ना उसको स्लरी कह रहे हैं, इसके अंदर कह रहे हैं स्लरी। स्लरी इज इक्वल टू व्हाट, स्लरी इज इक्वल टू बायो वेस्ट जो आपने डाला था प्लस थोड़ा सा इसमें क्या डाल दिया था, डंग डाल दिया था, ठीक है, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। अब क्या होगा, इसमें जो मिथेनोजेंस हैं वो इस बायो वेस्ट में जो सेलुलोज होगा उसको खाएंगे और खा के क्या प्रोड्यूस करेंगे, CH4 मेनली प्रीडोमिनेंटली, प्लस थोड़ा सा CO2 प्लस थोड़ा सा हाइड्रोजन, ये सब प्रोड्यूस करेंगे। और जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होंगी ये ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लोटिंग वाला ये जो आपका ये है कवर है, दिस इज फ्लोटिंग कवर, दिस इज फ्लोटिंग कवर, ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको धक्का दे रही है, ठीक है। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय। तो ये जो गैस इसमें प्रोड्यूस हो रही है फिर वो गैस को ऐसे सप्लाई करा दिया जाता है आउटलेट से बाहर की तरफ। देखो डंग प्रोड्यूस इसमें एंटर करा रहे हैं, वाटर भी थोड़ा सा एंटर करा रहे हैं, कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये रहा डंग, इसको इसमें पहुंचाया, वाटर को इसमें पहुंचाया, तो इस डाइजेस्टर के अंदर ही तो डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कर रहा है, माइक्रोबियल डाइजेशन की बात हो रही है, माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ये जो है इसको स्लरी कहते हैं, जिसमें बायो वेस्ट डाल दिया, फिर थोड़ा सा डंग डाल दिया यानी कि माइक्रोब डाल दिए, उस माइक्रोब ने डाइजेशन किया बायो वेस्ट के सेल्यूलोज का और गैसेस प्रोड्यूस होने लगी, इसको धक्का दिया और उन गैसेस को एक आउटलेट से कनेक्ट कर देते हैं। अभी इसमें शो ने ये रहा, ये देखो गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस को एक आउटलेट से सोर्स कर दिया गया है गैस, कौन सी गैस है ये, बायोगैस, ठीक है, उस बायोगैस को पहुंचा देंगे आउटलेट के थ्रू पाइप से कनेक्ट करके, जहां पास में घर है उनको पहुंचाना है, वो बायोगैस पहुंचाई जा सकती है जो फ्यूल का काम करेगी। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट, एक और आउटलेट होगा जिससे स्पेंट स्लरी, ये जो वेस्ट हो चुकी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा एंड में बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। पर इसमें था क्या, बायो वेस्ट ही तो थे, तो इसमें बचा हुआ सामान क्या होगा, एज फर्टिलाइजर यूज हो जाएगा। स्पेंट स्लरी क्या हो जाएगी, अनदर आउटलेट से बाहर निकल जाएगी और किसका काम कर देगी, फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये सब करने से हमको फाइनली क्या मिला, स्लरी है ये पूरा का पूरा क्या है, स्लरी, ये पूरा का पूरा क्या है, स्लरी। तो अब क्या होगा, स्पेंट स्लरी, क्योंकि माइक्रोब इस पे काम कर चुका है, प्लस बायोगैस।
बायोगैस को भेज दो घरों में, ठीक है। स्पंज स्लरी को क्या बना लो, फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें था क्या, बायोवेस्ट, उसमें से सेल्यूलोज का काम तमाम हो गया, बचा हुआ सब क्या काम कर देगा, फर्टिलाइजर का। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, गांव के जो एरियाज होते हैं उसमें कैटल डंग होता है बहुत ज्यादा, वेयर कैटल आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, क्योंकि वहां पर कैटल्स बहुत ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, इसीलिए गांव के एरियाज में बायोगैस प्लांट बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बायोगैस बनाने के लिए कैटल डंग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, आग जलाने के लिए, कुकिंग के लिए ये सब यूज हो जाता है। जो गोबर को सुखा के बायोगैस, गोबर गैस प्रोड्यूस करने के लिए रेडी मटेरियल होता है। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोन, यहाँ पर शो की गई है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, फुल फॉर्म में ऐड करेंगे IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट ने मेनली बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी पर काम किया। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, फुल फॉर्म में एक और ऐड करेंगे KVIC, इन दोनों ने मिलकर काम किया है मेनली बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे। इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर आर मेनी बायोगैस प्लांट्स नियर बाई। अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखें, विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेटा बायोगैस प्रोडक्शन। इसमें NCERT सफिशिएंट है, आपको डायग्राम बस लेबलिंग थोड़ी सी देखनी है और इसको कवर करना है, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू।